देश की 3 विधानसभा सीटें और 3 ऐसे नतीजे जिन्होंने कई बड़े राजनीतिक संदेश दिए हैं। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी का 30 साल पुराना गढ़ ढह गया और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने पहली ही चुनावी लड़ाई में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी कांग्रेस से चुनाव हार गई। वहीं गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने अपनी परंपरागत बढ़त बरकरार रखते हुए बड़ी जीत दर्ज की और एक बार फिर साबित किया कि गुजरात में उसका संगठन अब भी सबसे मजबूत है। आखिर इन तीनों उपचुनावों ने क्या राजनीतिक संदेश दिए हैं, तो इन तीनों उपचुनावों के नतीजों और जीत हार के कारणों पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट की। कांग्रेस की ओर से घनश्याम सिंह और भाजपा की ओर से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया था। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को लगभग 6000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। साथ ही 30 जुलाई को हुए मतदान में इस सीट पर 71.44% वोटिंग हुई थी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को लगभग 7500 से अधिक मतों से हराया था। गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने अप्रैल में धोखाधड़ी के एक मामले में राजेंद्र भारती को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और उसी सीट पर उपचुनाव कराए गए। इस उपचुनाव में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी। कांग्रेस के लिए भी यह उपचुनाव काफ़ी अहम था। पार्टी पिछले लगभग 1 वर्ष से संगठन को मजबूत करने और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही थी। कहा जाता है कि राज्य में जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव में जीत भी उसी पार्टी की होती है, लेकिन दतिया और बांकीपुर में इस बार ऐसा नहीं हुआ। दतिया में बीजेपी के चुनाव हारने के क्या कारण हैं, अब इसको भी समझ लीजिए। नंबर 1, टिकट बंटवारा बना सबसे बड़ा विवाद। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवार चयन रही। पार्टी ने दतिया की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। दतिया की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा की पैठ करीब 3 दशक से ज़्यादा पुरानी है। उनकी जगह नए चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा गया। चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा का भावुक होना बड़ा चर्चा का विषय बना था। इस फैसले से पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। दूसरा है, कांग्रेस ने स्थानीय चेहरे पर लगाया दांव। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया, जिनकी क्षेत्र में मजबूत पहचान रही। उन्होंने पूरे चुनाव को स्थानीय मुद्दों और व्यक्तिगत जनसंपर्क पर केंद्रित रखा। तीसरा है, संगठन और बूथ प्रबंधन में कमजोरी। बीजेपी की चुनावी ताकत हमेशा उसका बूथ प्रबंधन माना जाता है, लेकिन दतिया उपचुनाव में कई बूथों पर पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। चौथा है, स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी बैकफुट पर रही। बीजेपी ने विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को प्रमुख मुद्दा बनाया, लेकिन चुनाव के दौरान बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, स्थानीय विकास और सामाजिक समीकरण जैसे मुद्दे ज़्यादा प्रभावी रहे। अब बात करते हैं बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे और बीजेपी के हार के कारणों की। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की जीत हुई। इस सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार दूसरे नंबर पर रहे। प्रशांत किशोर को लगभग 64,000 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को लगभग 44,000 वोट मिले। वहीं आरजेडी की प्रत्याशी रेखा कुमारी को लगभग 14,000 वोट मिले। बांकीपुर सीट पटना के शहरी इलाके में मौजूद है और इसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था। बांकीपुर सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। उन्हें भाजपा ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। गौरतलब है कि नितिन नवीन के राज्यसभा चले जाने के बाद सीट खाली हुई थी और यहां उपचुनाव हुए। बांकीपुर में बीजेपी के हारने के क्या कारण थे, तो इसको भी समझते हैं। पहला है, युवाओं और छात्रों का गुस्सा। पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर युवाओं में नाराजगी थी, जो सीधे तौर पर शासन चला रही बीजेपी के खिलाफ मतदान में बदली। दूसरा है, प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक जमीन। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज ने पारंपरिक जाति और धर्म की राजनीति से हटकर स्थानीय विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सीधा कैंपेन चलाया। तीसरा है, स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी। यह सीट
पिछले 3 दशकों से बीजेपी के पास थी। लंबे समय तक एक ही पार्टी का कब्जा रहने से स्थानीय विकास और जनता की अपेक्षाओं को लेकर कुछ असंतोष पहले से था। चौथा है अचानक उम्मीदवार बदलना। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी द्वारा अपने प्रत्याशी में बदलाव किए जाने से पार्टी के भीतर और कार्यकर्ताओं में असमंजस तथा अंदरूनी कलह जैसी स्थिति बन गई थी। पांचवा है कम मतदान। इस उपचुनाव में 35% से भी कम मतदान हुआ। शहरी और पारंपरिक समर्थकों में उदासीनता के कारण वोटिंग का गिरना भी बीजेपी के पक्ष में नहीं था। अब गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट के बारे में जानते हैं और यहाँ बीजेपी के जीत के क्या कारण थे इसको भी समझते हैं। मांजलपुर में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा के उम्मीदवार सतीश गोविंद भाई पटेल और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री भीखा भाई रवारी के बीच रहा। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के 2 जून को लंबी बीमारी के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। कांग्रेस ने इस उपचुनाव को इस सीट पर लंबे समय से चली आ रही बीजेपी की पकड़ को तोड़ने के मौके के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश में लगी हुई थी। अब मांजलपुर में बीजेपी की जीत के कारणों को जानिए। पहला है भाजपा का मजबूत संगठन। गुजरात को भाजपा का गढ़ ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि राज्य की लगभग हर विधानसभा सीट और बूथ पर भाजपा का मजबूत संगठन है। यही संगठन भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही गुजरात में हर चुनाव लड़ा जाता है और इसका लाभ भाजपा को हमेशा मिलता है। दूसरा है शहरी इलाकों में भाजपा का दबदबा। गुजरात पूरे देश में सबसे ज़्यादा शहरीकरण वाला राज्य है और बड़ी आबादी शहरों में रहती है। यह सभी शहर भाजपा के मजबूत गढ़ हैं। वडोदरा की मांजलपुर सीट भी ऐसी ही शहरी सीट है जहां शहरी मतदाता ज़्यादा हैं। इन्हें भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। तीसरा है राज्य सरकार और संगठन का पूरा जोर। उपचुनाव घोषित होते ही भाजपा ने इस सीट पर पूरी ताकत लगा दी थी। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने प्रचार की कमान संभाली। चौथा है कमजोर कांग्रेस। गुजरात के शहरी इलाकों में विपक्ष कमजोर है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता है। मांजलपुर सीट से कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा। वह 1985 से 1989 तक कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री रहे। इसके बाद अब सीधे 2026 में कांग्रेस ने उन्हें फिर चुनाव मैदान में उतारा था। तो कुल मिलाकर इन 3 उपचुनावों ने देश की राजनीति को 3 अलग अलग संदेश दिए हैं। बिहार के उपचुनाव ने बताया कि वर्षों पुराने राजनीतिक गढ़ भी टूट सकते हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव ने बताया कि सिर्फ सत्ता में होना जीत की गारंटी नहीं है। वहीं गुजरात ने यह साबित किया कि मजबूत संगठन, स्थायी वोट बैंक और प्रभावी चुनावी प्रबंधन आज भी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।